हेलो एवरीवन, क्या खबर है भैया, क्या हाल समाचार है। मार्केट देख के मज़ा तो नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको एक आदमी की बात बता रहा हूँ जिसने 1987 में कहा था कि मार्केट गिरेगा, अभी निकल जाओ। लोग हंसे, कहा ये कौन है हमें बताने वाला। उसके कुछ महीने बाद एक ही दिन में डाउ जोन्स 22% गिरा, इतिहास का सबसे बड़ा सिंगल डे क्रैश। उसी आदमी ने 1990 में कहा जापान का मार्केट बबल है। दुनिया फिर हंसी। जापान दुनिया का सबसे हॉट मार्केट था उस वक्त, और 2 साल में 60% गिरा। रिकवर होने में 35 साल लग गए। 2007 में कहा यूएस मार्केट क्रॉस होने वाला, लोग हंसे। 2008 में 50% गिरे। जिस आदमी का नाम है मार्क फेबर, और अभी अभी इन्होंने पता है क्या कहा, इंडियन मार्केट यहाँ से 20% और गिरेगा। इस बार भी लोग हंस रहे हैं। तो पहले ये समझते हैं कि मार्क फेबर है क्या, कौन क्या है, किस तरीके से है, आपको क्या करना चाहिए, डरना चाहिए नहीं डरना चाहिए। लेकिन पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकॉन हिट कर लेना, और यूट्यूब मेंबरशिप से जरूर ज्वाइन हो जाओ भैया। बहुत प्यारी प्यारी वीडियो आती है जो माइक्रो मैक्रो को समझाती है, आपके डर को खत्म करती है। एक गुड न्यूज़ है, 5 तारीख को रात में 9 बजे एक धमाकेदार फ्री में इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का सेशन होने वाला है। क्योंकि मार्केट जहां पर खड़ा है वो एक मेजर मेक और ब्रेक का लेवल है, और इस मेजर मेक और ब्रेक के लेवल पर कैसे आप फायदा ले सकते हैं, जिसको मैं सिखाने वाला हूं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिसको आप क्लिक करके फॉर्म फिल करें, जिससे कि आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करेंगे और वहाँ पर क्लास की लिंक आएगी। तो प्रॉपर से प्रोसेस फॉलो कीजिएगा, और खुद भी ज्वाइन कीजिए, दोस्तों को भी ज्वाइन कराइए। देखिए, अगर ईमानदारी से देखा जाए तो हर 2-3 दिन में कोई ना कोई आता है, मार्केट गिरेगा, मार्केट बढ़ेगा, क्रैश होने वाला है। और अगर ईमानदारी से देखा जाए तो मैक्सिमम लोग गलत साबित होते हैं। तो जब भी ऐसा स्टेटमेंट आए, हमें ये देखना चाहिए कि भाई तुम कौन हो। तो अभी हमने किसकी बात की, मार्क फेबर की। तो ये पैदा हुए हैं स्विट्जरलैंड में, रहते हैं थाईलैंड में, और थाईलैंड घूमने नहीं गए। इनकी पूरी एक्सपर्टाइज इमर्जिंग मार्केट की है, यानी इंडिया जैसी डेवलपिंग इकोनॉमिक्स। इनका लॉजिक क्या है कि अगर मैं स्विट्जरलैंड में बैठूंगा और एशिया की मार्केट को समझने की कोशिश करूंगा, तो इसका मतलब हो गया कि मैं न्यूज़पेपर रीड कर रहा हूँ। असल समझ तब आएगी जब मैं वहाँ रहूँगा। तो पहले ये हांगकांग में थे, अब थाईलैंड में। एक बात और, ये इकोनॉमिस्ट नहीं है जो टीवी पर आकर बातें कर लें और घर चले जाएं। ये फंड मैनेजर है, यानी जो बोलते हैं उस पर पैसा लगाते हैं, राइट। तो अब आपको इनका ग्राउंड पता चल गया, और किस तरीके से ये मेहनत कर रहे हैं ये पता चल गया, इन्होंने क्या क्या बोला ये पता चल गया। यहाँ पे एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ, ऐसा नहीं है कि इन्होंने जो जो बोला सब 100% है। गलत भी इंसान होता है, क्योंकि नथिंग इज 100%, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ चार्ली मुंगेर सर की याद आती है, क्योंकि वो कहते थे मार्केट को 1-2 बार सही प्रिडिक्ट करने वाले बहुत लोग आए, ठीक है, बट 4-5 बार सही प्रिडिक्ट करने वाले रेयर लोग हैं। और वहीं पर मार्क फेबर का स्कोर कार्ड आता है। प्रिडिक्शन नंबर 1, 1987 ब्लैक मंडे। शुरुआत में मार्केट ऊपर ही ऊपर था, और फेबर ने कहा मार्केट से निकल जाओ। रीज़न क्या था? इन्होंने बोला वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हो गए, इन्वेस्टर सोच रहे हैं कि प्रॉफिट आसमान तक जाएंगे, लेकिन रियलिटी में वो ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं। मार्केट में स्पेकुलेशन घुस गई है, और उस जमाने में ये नए थे, ज़्यादा किसी ने नहीं सुना। फिर आया ब्लैक मंडे, ठीक है, एक ही दिन में 22% डाउ जोन्स गिर गया। मतलब यूएस इतिहास का सबसे बड़ा काला दिन, ठीक है। अब प्रिडिक्शन नंबर 2, 1990 जापान। इन्होंने कहा जापान का मार्केट में मैसिव बबल है। उस वक्त जापान सबसे हॉट मार्केट था। अकेले जापान का दुनिया के टोटल स्टॉक मार्केट कैप में 50% का हिस्सा था। लैंड प्राइस ऊपर थी। टोक्यो की ज़मीन की वैल्यू पूरे कैलिफोर्निया से ज़्यादा बताई जाती थी। दुनिया की टॉप 10 कंपनियों में से 6 जापानी थी। हर तरफ जापान जापान, अनस्टॉपेबल। मार्क फेबर ने कहा बबल है। 2 साल के अंदर जापान का मार्केट 60% गिरा, ठीक है। और निक्की इंडेक्स को, जो जापान का मेन इंडेक्स है, रिकवर होने में 35 साल लगे। तो सोचिए, जिसने 1990 में जापान के पिक पर पैसा लगाया, उसे पैसे वापस लेने में 35 साल लग गए। और इस पीरियड को जापान लॉस्ट डिकेड कहते हैं। फेबर फिर सही। 2001 गोल्ड की प्राइस थी $250 से $300 पर ऑन्स की। उस वक्त गोल्ड आउट ऑफ फैशन था, किसी को इंटरेस्ट नहीं था। इन्होंने कहा गोल्ड खरीदो, दुनिया की सेंट्रल बैंक बहुत ज़्यादा पैसा प्रिंट कर रही है, इससे करेंसी कमज़ोर होगी, करेंसी कमज़ोर होगी, गोल्ड बढ़ेगा। 2011 तक गोल्ड पहुंचा $1900 पर आउंस। 10 साल में 7 से 8 गुना। प्रिडिक्शन नंबर 4, 1999 इंटरनेट बबल। इन्होंने वार्निंग दी कि इंटरनेट कंपनी का वैल्यूएशन पागलपन है, कंपनी के प्रॉफिट बढ़ नहीं रहे हैं, रेवेन्यू नहीं है, लेकिन वैल्यूएशन आकाश बैठे हैं। वीसीज कंपनी की वेबसाइट ट्रैफिक देखकर उसका वैल्यूएशन निकाला जा रहा है। 2000 में क्या हुआ, बबल पीक पर था, नेस्डेक 78% गिरा। इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, इनकी प्रिडिक्शन सही थी, लेकिन इस बार ये पैसा नहीं कमाए। क्यों? क्योंकि उन्हें बबल बर्स्ट होने से 1 साल पहले ही मार्केट शॉर्ट कर लिया था, और मार्केट उस 1 साल में बढ़ता रहा, और जब तक बबल फटा तब तक इनको नुकसान हो चुका था। खुद एक इंटरव्यू में इन्होंने माना कि क्या कभी कभी इंसान सोचता सही है, बट मार्केट आपकी सोच से ज़्यादा देर पागल रहता है, जो मैंने वीडियो की शुरुआत में भी कहा था। यानी इनकी सोच सही थी, बट मार्केट ने थोड़ा खींचा इतना कि ये पहले से शॉर्ट पे थे,
तो नुकसान हुआ। प्रेडिक्शन नंबर 5, 2007 यूएस क्रैश से 1 साल पहले इन्होंने कहा यूएस बियर फेज में जाएगा, मॉर्गेज बैंक जो बैक्ड बॉन्ड्स हैं कोलैप्स होने वाले हैं, डाउ जोन्स 12,000 के नीचे जाएगा। रिजल्ट क्या हुआ, 50% क्रैश करके 6,500 पे पहुंचा। अब लगाइए बताइए तुक्का है, पैटर्न है, क्या है, बंदा कितना सही निकला। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, कभी कभी मार्केट खींच देता है आपको। तो अब इंडिया को लेकर इन्होंने क्या कहा, तो बिजनेस स्टैंडर्ड को इन्होंने कहा कि इंडियन स्टॉक होल्ड कर रहे हो, अगर मार्केट थोड़ा बाउंस करे तो बेचो। अगले 6 महीने से 1 साल में इंडियन स्टॉक पार्टिकुलरली अच्छे से परफॉर्म नहीं करेंगे। और अब इन्होंने फिर कहा कि इंडिया ऑलरेडी बियर फेज में है, मार्केट अभी भी चीप नहीं है, यहाँ से 20% गिरेगा। और एक इंपॉर्टेंट बात, इंडिया की इकोनॉमी के बारे में ये बेरिश नहीं है। उनका कहना है इकोनॉमी जो है 7.5% से ग्रो करेगी, लेकिन इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट अलग अलग चीज़ें हैं। इकोनॉमी ग्रो हो सकती है, मार्केट फ्लैट या डाउन रह सकता है। जापान की इकोनॉमी 1990 के बाद भी चलती रही, लेकिन मार्केट 35 साल वहीं का वहीं रहा। स्पेसिफिक कारण 2 हैं, पहली वैल्यूएशन अभी भी चिप नहीं है, दूसरा इंडियन कंपनी की अर्निंग ग्रोथ बहुत बुरी तरीके से स्लो हो चुकी है। और ये यूट्यूब मेंबरशिप में मैं कई बार आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो उनकी एडवाइस है कि अभी मार्केट में डायरेक्ट मत कूदो, कैश में रहो, बॉन्ड में रहो, जब 15-20% गिरे तब इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना। अब बड़ा सवाल क्या, ये दोनों कंसर्न सही है? अब इसको नंबर से समझना होगा। नंबर से कैसे, तो देखिए 2 चीज़ें इन्होंने कहा, एक अर्निंग ग्रोथ कम है, दूसरा वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है, राइट। तो पहली बात, अर्निंग ग्रोथ क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है, तो मान लीजिए कि एक दुकान है जो पिछले साल 100 रुपये कमाती थी, इस साल 120 कमाती है, तो अर्निंग ग्रोथ कितनी हुई, 20%। स्टॉक मार्केट में भी यही लॉजिक चलता है। कंपनी अगर साल दर साल ज़्यादा कमाती है तो उसका शेयर बढ़ता है, अगर कमाई ही नहीं बढ़ रही है तो शेयर क्यों बढ़ेगा, बराबर। अब देखिए इंडिया की बिगेस्ट कंपनी क्या कमा रही है, सेंसेक्स में 30 कंपनी है, 30 में से 20 कंपनियां सिंगल डिजिट यानी 9% से कम की रेवेन्यू या प्रॉफिट ग्रोथ दर्ज कर रही है, राइट। बात सुनने में छोटी लग सकती है लेकिन बहुत बड़ी है। क्यों, इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, यहाँ जीडीपी 7% से बढ़ रही है, इन्फ्लेशन 4 से 5% के ऊपर है। ऐसे इन्वायरमेंट में अगर कंपनी 3 से 5% ग्रो कर रही है तो एक्चुअली रियल टर्म में क्या होगा, श्रिंक होगा ना। अब इसको सेक्टर बाय सेक्टर तोड़ते हैं। बैंक, सेंसेक्स का 26% हिस्सा है। इंडिया के 5 सबसे बड़े बैंक की प्रॉफिट ग्रोथ पता है कितनी है, एचडीएफसी बैंक 3%, एक्सिस 4%, आईसीआईसी 4%, एसबीआई 5%, कोटक महिंद्रा 6%। मोटा मोटा एवरेज सिंगल डिजिट हुआ कि नहीं हुआ। आप कहेंगे अरे 506% तो ठीक है, नहीं, इन बैंक का शेयर उस हिसाब से प्राइस है भैया, इन्हें ग्रो होना चाहिए 15 से 18%। जब एक्चुअल ग्रोथ 3 से 6% होती है तो मार्केट को एडजस्ट होना पड़ता है, इसको बोलते हैं करेक्शन। आईटी ले लो, सेंसेक्स का 10%, आईटी की तो हालत ही खराब है, कई बार वीडियो बना चुके हैं, उसके बारे में डिटेल में क्या जाएंगे। रिलायंस, सेंसेक्स का 10%, रिलायंस भी 8 से 10% की ग्रोथ पे, सिंगल डिजिट पे। एफएमसीजी 5%, रोज खाने पीने की चीजें, एचयूएल, नेस्ले, ब्रिटेनिया, ग्रोथ स्लो है। अब बैंक का 26%, आईटी का 10%, रिलायंस का 10%, एफएमसीजी का 5%, इनको मिला दो तो 50% मोटा मोटा हो गया। अब क्या अगर सिंगल डिजिट ग्रो करे। और निफ्टी फिफ्टी का Q4 एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ, पिछले क्वार्टर में निफ्टी की 50 सबसे बड़ी कंपनियों का एवरेज प्रॉफिट निकालो कितना है पता है, 3%। झटका लगा। अब वैल्यूएशन सुन लो, वीडियो को लाइक किया करो दोस्तों अगर बात पसंद आती है तो, और सीखने को मिलता है तो। वैल्यूएशन यानी सस्ता या महंगा, इसे मेजर करने के लिए पॉपुलर मेथड किसको बोलते हैं, बफेट इंडिकेटर को। और बफेट सर ने खुद इसे अपनी फेवरेट मैट्रिक्स बताया है। इसका फॉर्मूला है देश की सभी लिस्टेड कंपनी का टोटल मार्केट कैप को डिवाइड कर दो उस देश की जीडीपी से। तो मान लीजिए कि एक कंट्री की जीडीपी है 100 लाख करोड़ और उस कंट्री की पूरी इकोनॉमी इतनी बराबर, और उस कंपनी की लिस्टेड कंपनी का मार्केट कैप मान लो 80 लाख करोड़, रेशियो कितना हुआ 80%। तो 80% से नीचे मार्केट सस्ता, अच्छा टाइम है। 80 से 100 मार्केट फेयर वैल्यू पे है, 100 से 120 मार्केट थोड़ा महंगा, सावधान रहें, और 120 से ऊपर मार्केट बहुत ज़्यादा महंगा। अब इंडिया पे क्या है, 6000 से ज़्यादा लिस्टेड कंपनियां हैं, इनका कंबाइंड मार्केट कैप है 474 लाख करोड़। इंडिया की जीडीपी 357 लाख करोड़, 474 को 357 से डिवाइड करो कितना आएगा, 113%, मतलब एक्सपेंसिव जोन में। अब यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिएगा, इंडिया का 10 साल का एवरेज इस रेशियो में रहा है 99% के, 15 साल का एवरेज है 80% का, तो हम हिस्टोरिकल एवरेज से काफ़ी ऊपर है। यूएसए को देखेंगे तो फिलहाल 200% के करीब है, यानी वो हमसे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो ग्लोबल ट्रेंड ये है कि रेशियो ऊपर गए, लेकिन इस इंडिकेटर की एक लिमिटेशन है कि ये ओवरऑल मार्केट की बात करता है, इंडिविजुअल स्टॉक या सेक्टर की बात नहीं करता। बट यूएस में एक चीज़ देखो, यूएस मार्केट सिर्फ और सिर्फ नेस्डेक यानी एआई स्टॉक के कारण गया है, राइट या रॉन्ग, राइट ना। अब यहाँ पर पी रेशियो भी देख लो, पी रेशियो क्या है, कंपनी का शेयर 100 रुपये में मिल रहा है और वो कंपनी पर शेयर 5 रुपये कमाती है साल में, तो पी हुआ 20, राइट।
मतलब 20 साल की कमाई एक साथ पे कर रहे हो उस शेयर के लिए। तो जितना ज़्यादा पी उतना ज़्यादा महंगा। निफ्टी का पी कितना है, 2 साल पहले 29 पे था, गिर के 20 पे आ गया। सुनने में ठीक लगता है, लेकिन दिक्कत क्या है, पी जस्टिफाइड होता है जब कंपनी की अर्निंग तेज़ी से बढ़ रही हो। 20 पी का मतलब है मार्केट उम्मीद कर रहा है कि कंपनी अच्छी ग्रोथ देगी, लेकिन रियलिटी क्या है, निफ्टी की कंपनी का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ अभी बताया 3%। 3% प्रॉफिट ग्रोथ पर 20 पी, ये क्वेश्चन टिकता है क्या? या अर्निंग बढ़नी चाहिए या प्राइस गिरना चाहिए? कमेंट में बता लो। अब इतना आसान बताने के बाद अब बता दो कि आपको ना समझ में आया। तो यही बात तर्क मार्क फेवर का है, मतलब कोर आर्गुमेंट ही यही है कि कोई चीज़ बाहर से आधी अच्छी दिखती है वो नहीं है। तो मेरा जो पर्सनल व्यू है कि मार्क फेबर का ट्रैक रिकॉर्ड स्ट्रांग है और उनकी दोनों कंसर्न अर्निंग ग्रोथ और वैल्यूएशन डेटा से बैक्ड है। अब यहाँ पर मेरा जो टेक है थोड़ा अलग है। सबसे पहले मैं इस बात से फुल एग्री करता हूँ कि हमें कैश रखना चाहिए, जो मैं यूट्यूब मेंबरशिप में लगातार बोल चुका हूँ। मुझे सिर्फ SI पी करनी चाहिए, बट कैश अपने पास रखना चाहिए मार्केट को समझने के लिए, देखने के लिए कि जब हमें सही मौका लगे तब हम वहाँ जाएंगे। हाँ, लेकिन जो लोग मोटा पैसा एक साथ लगाना चाहते हैं, भैया वेट कीजिए, ठीक है? क्योंकि अगर आपने जल्दबाजी में कुछ भी किया और मोटा पैसा लगाया और मार्केट नहीं चला तो अटक जाएंगे। प्लस दूसरा, शॉर्ट टर्म तो भूल जाइए, जो मार्केट की हालत है शॉर्ट टर्म भूल जाइए। जो भी करिए, जो भी सोचिए, कम से कम 5 साल का विज़न रखिए, तभी कुछ हो पाएगा। अगर आपने 5 साल के विज़न के बिना ये 6 महीना, साल भर, 1.5 साल में कुछ भी सोचा, बहुत बुरे वाले फंसेंगे। ये बात अलग है कि मार्केट थोड़ा सा जंप देता है तो लोग एक्साइटमेंट में आ जाते हैं, मैं रह गया। भैया हम पैसा कमाने आए हैं तो लॉन्ग टर्म के व्यू से आए हैं, 5 साल के व्यू से आए हैं। ये छोटी मोटी तेजी मंदी चलती रहती है, इससे कुछ नहीं होता है, ठीक है? ओवरऑल ग्रोथ 5 साल में कितना पोर्टफोलियो बनाया है, इस पे तय होता है। उम्मीद करूँगा बात सच्ची और अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा। डीमैट अकाउंट, क्रिप्टो में अकाउंट ओपन करके सपोर्ट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।